ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के मुक्केबाज जादूमणि सिंह 55 किलोग्राम ने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में शानदार जीत दर्ज कर देश के लिए जीता पदक। दिल्ली पेरू के 205वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में दिल्ली स्थित ऐतिहासिक कुतुब मीनार को पेरू के राष्ट्रीय ध्वज के रंगों में रोशन किया गया। मथुरा गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर आयोजित मीडिया गोवर्धन पहुंचकर यहां पर गिरिराज महाराज की परिक्रमा। बहुचर्चित गिरिजा रावत मामले में आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिकाओं पर सुनवाई के बाद अदालत आगामी 5 अगस्त तक सुनाएगी अपना अंतिम फैसला। नमस्कार, न्यूज फ्लैश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। ये खबरों की शुरुआत करते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के मुक्केबाज जादूमणि सिंह 55 किलोग्राम ने यहां पर अपनी शानदार कौशल का परिचय देते हुए क्वार्टर फाइनल मुकाबले में जाम्बिया के जेएस मामले में यहां पर एक तरफा जीत को दर्ज किया है। भारत के लिए पदक पक्का किया और इसी जीत के बाद उनके कोच हरीश किशन ने यहां पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी। काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे पहले के गेम्स में मेरे लाके, तो मैं इससे और अच्छा करूँगा कि आने वाला सेमीफाइनल में इससे बेहतर कर सकूँगा और इंडिया के लिए बोले के जाऊँगा। आज लड़ाई भी काफ़ी टफ थी आपकी और आगे भी टफी लड़ाई होने वाली है। हाँ, आज बहुत टफ फाइट था कि वो बंदा पावर भी था, आज स्टेमिना भी था और काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्लेयर था, तो मैंने इसको अपना दिमाग से और मेरे को ये इतना तो पता था कि उससे ज़्यादा पावर मेरे पास है, और लेकिन वो ज़्यादा पंच मारता था, उसको मैंने काउंटर खेलने उसको पंच मरवाया, फिर इसके बाद मैंने काउंटर किया तो वो सक्सेस हुआ। मेडल किसको डेडिकेट करोगे? बस मेडल तो मैं मेरे अंकल को करूँगा, जो अभी तक यहाँ पर मेरे को पहुँचाया है, और इंडिया से BFI में मैं डेडिकेट करूँगा और हमारा प्रोसेस हुआ। दिल्ली के पेरू गणराज्य के दूतावास के चार्ज डी अफेयर से आई एनरिक राफेल डेस्काल्जी मेंडेज ने यहाँ पर पेरू के 205वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में ऐतिहासिक कुतुब मीनार को पेरू के राष्ट्रीय ध्वज के रंगों में रोशन करने के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। और अगली खबर आपको मथुरा से बताएंगे, जहां पर मथुरा में गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर आयोजित प्रसिद्ध मूंडिया मेला में देश विदेश से आए लाखों श्रद्धालुओं ने गोवर्धन पहुंचकर गिरिराज महाराज की परिक्रमा की। आगरा रेंज के डीआईजी शैलेश पांडे ने सुरक्षा, यातायात और श्रद्धालु की भीड़ प्रबंधन से जुड़ी हुई व्यवस्थाओं का एक विस्तृत यहाँ पर जो जानकारी है उसको साझा किया। ये मूंडिया पूर्णिमा मेला चल रहा है और आज चतुर्दशी और पूर्णिमा की इंटरवीनिंग नाइट है, और जैसा कि हम सभी जानते हैं परंपरागत तरीके से आज के दिन सबसे ज्यादा श्रद्धालु परिक्रमा लगाते हैं। अभी की अगर बात करें तो लाखों की संख्या में श्रद्धालु अभी परिक्रमा मार्ग पे है, और ये तांता लगातार चलता जा रहा है। बसें आ रही हैं, ट्रेनों से श्रद्धालु आ रहे हैं, और पूरे भक्ति भाव से ये परिक्रमा चल रही है। जहां तक सुरक्षा व्यवस्था का प्रश्न है, पूरे मेला क्षेत्र को 9 सुपर जोन और 22 जोन में जिसको क्रमशः अपर पुलिस अधीक्षक और क्षेत्राधिकारी स्तर के अधिकारी हेड कर रहे हैं। उनके साथ इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल, महिला कांस्टेबल ड्यूटी में लगे हैं। सामान्यतः 2 शिफ्टों में ड्यूटियां लगी है, परंतु जो महत्वपूर्ण क्रिटिकल स्थान है जहां भीड़ का दबाव ज्यादा होता है, वहां 3 शिफ्ट में ड्यूटियां लगाई गई हैं। फोर्स की डिप्लॉयमेंट के साथ साथ तकनीक का भरपूर इस्तेमाल हो रहा है। पूरे मेला क्षेत्र को सीसीटीवी कैमरे से कवर किया गया है। 180 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। उसके अलावा पीए सिस्टम के माध्यम से भी श्रद्धालुओं के लिए अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं। यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से रहे, इसके लिए सभी रूट्स पे पर्याप्त संख्या में पार्किंग की व्यवस्था की गई है, और श्रद्धालुओं को पैदल चलने में दिक्कत न हो इसके लिए रूट डाइवर्जन की समुचित व्यवस्था की गई है। कुल मिलाके पुलिस प्रशासन तथा सभी विभागों ने सुनियोजित और कोऑर्डिनेटेड एफर्ट लिया है, और मेला अब तक बिल्कुल शांतिपूर्ण और सुगमता से चल रहा है। पूरा विश्वास है
कि सभी लोगों के सहयोग से, सभी डिपार्टमेंट के कोऑर्डिनेशन ठाणे से में बहुचर्चित गिरिजा राउत मामले में आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका पर कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। अधिवक्ता सागर कदम ने मीडिया को जानकारी दी कि अदालत इस संवेदनशील मामले में अपना अंतिम और अहम आदेश आगामी 5 अगस्त को यहां पर सुनाएगी। गिरिजा राउत जो उन्होंने कंप्लेंट फाइल किया था उस पे एबीए फाइल हुए थे, जिसमें तकरीबन सारे 8 आरोपियों ने एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन फाइल किया था। उस पर आज फाइनल आर्गुमेंट हुआ और ऑनरेबल कोर्ट ने 5 अगस्त को ऑर्डर के लिए मैटर रखा है। इसमें 23 तारीख को, पिछले तारीख को हमने टाइम टू फाइल से के लिए ये किया था, अर्जी दिया था कोर्ट से, फिर वो मैटर एडजन हुआ था 23 तारीख को। उसके बाद ये जो 2 लोग है, ब्लैक शर्ट और एक व्हाइट शर्ट में, जिनका राउत नाम है एक का और एक का पवार नाम है, बाद में पता चला कौन है करके, तो वो आजू बाजू घूम रहे थे, मेरे आजू बाजू घूम रहे थे ये। तो हमें तो पहले लगा कि बाबा ये जो एप्लीकेंट है, राउत फैमिली है, इनके कोई रिलेटेड या कोई रहेगा केस के सिलसिले में, वो कोई दिक्कत नहीं है, वो आ सकते, कोई भी आ सकता है। फिर जैसे मैटर खत्म हुआ तो सारे वकील सब लोग चले गए उसमें से, तो मैं जो 7वें माले पे मेरा काम था, ये जो मैटर चल रहा है 6th फ्लोर पे चल रहा है, तो ये भी 6th फ्लोर पे थे, तब तक ठीक था। लेकिन मैं जब जैसे 7वें माले पे गया तो वहां पे वो 7वें माले पे थे लोग, तो ये जो ब्लैक शर्ट वाला है वो 2-4 बार मेरे सामने आया, बहुत क्लोज आया, तो मैंने उसको पूछा भी हटका कि आप पुलिस वाले हो क्या, तो उन्होंने नहीं बताया पुलिस वाला नहीं है, क्योंकि मुझे पुलिस प्रोटेक्शन है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट से मिला हुआ है, मेरे साथ आर्म गार्ड रहता है हमेशा। खबर गाजियाबाद से आपको बता रहे, गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में पुलिस की बदमाशों के साथ एक तेज मुठभेड़ यहां पर हो गई, जिसमें पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए एक शातिर, सेंधमार और लूटपाट के कुख्यात आरोपी को यहां पर गिरफ्तार किया है। 28 जुलाई 2026 को थाना इंदिरापुरम दिनांक 28 जुलाई 2026 को थाना दिनांक 28 जुलाई 2026 को थाना इंदिरापुरम पुलिस द्वारा कनावनी पुस्ता रोड पर रूटीन चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान कनावनी पुस्ता रोड से एक संदिग्ध बाइक सवार आते हुए दिखाई देता है। पुलिस टीम द्वारा जब इसे रोकने का इशारा किया जाता है तो वह रुकता नहीं था, तेजी से अपनी बाइक बढ़ाकर एक कच्चे रास्ते की तरफ भागता है, जिससे उसकी बाइक फिसल जाती है। पुलिस टीम को अपनी तरफ आता हुआ दिखाई देते हुए उसके द्वारा पुलिस टीम पर जानलेवा फायर किया जाता है। पुलिस टीम द्वारा अपना बचाव करते हुए आत्मरक्षा जवाबी फायर किया जाता है, जिससे उस अभियुक्त के दाहिने पैर में गोली लगती है। नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम आसू खान सुंदर नगरी दिल्ली बताया तथा उसके द्वारा यह बताया गया कि थाना इंदिरापुरम क्षेत्र में उसके द्वारा बाइक बदल कर स्नैचिंग घटनाएं लगातार की जा रही थी। इसने यह भी बताया कि इस घटना में इसके साथ लईक नाम का व्यक्ति है, जो थाना नगरी सुंदर नगरी का रहने वाला है। इस व्यक्ति के पास से एक अदद देसी तमंचा, 315 बोर, 3 अदद खोखा कारतूस, 1 अदद जिंदा कारतूस तथा। खबर मथुरा से आपको बता रहे, मथुरा के महावान क्षेत्र में एक 3 वर्षीय मासूम बच्चे की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में पुलिस ने कानूनी शिकंजा यहां पर कस दिया। मथुरा पुलिस के आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक मृत बच्चे की माता के खिलाफ यहां पर मामला दर्ज किया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाइयों को यहां पर तेज किया गया है। हमारे थाना बलदेव को ये सूचना मिली थी कि छौली निवासी गोविंद गुप्ता जिन्होंने कॉल करके ये बताया कि उनकी भाई की पत्नी द्वारा अपने 3 साल के बच्चे के गला दबाकर हत्या कर दी गई है। इसकी सूचना मिलते ही तत्काल प्रभारी बलदेव द्वारा मौके पर फोर्स के साथ पहुंचे और वहां पे घटना का स्थल का मौका मुआयना करते हुए पता किए तो उस जानकारी प्राप्त हुई कि दिनांक 28/6/2026 को रुचि गुप्ता द्वारा अपने बच्चे को एक्सीडेंटली वो खेल रहा था, जिससे वो उद्यम कर रहा था, जिनके द्वारा रोकने का प्रयास किया गया और उसको मारपीट करते हुए उसका। और अब खबर आपको दिल्ली से बता रही, दिल्ली के उत्तर पूर्वी जिले के डीसीपी राहुल अलवाल ने यहां पर आगामी कांवड़ यात्रा के मद्देनजर पुलिस विभाग द्वारा यहां पर किए गए, आपको बता दें सुरक्षा व्यवस्था है उसको लेकर के आपने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है।
हमने बहुत सारे मीटिंग्स भी किए हैं। हमने लोकल अमन कमेटीज, नागरिक सुरक्षा कमेटीज के साथ मीटिंग की है, डिफरेंट सिविक एजेंट्स के साथ मीटिंग की है। हमने ट्रैफिक वालों के साथ एक बड़ा इंटर स्टेट मीटिंग्स भी की हैं, पार्टिसिपेट किया है। अब आज ही मैंने सीपी गाजियाबाद साहब का भी एक मीटिंग अटेंड किया है, उसमें हमारे ज्वाइंट सीपी साहब भी अटेंड किए। तो इंटरेक्शन लेवल पे अगर देखें, ग्राउंड लेवल पे लेके सीनियर ऑफिसर तक बहुत सारे मीटिंग्स हो चुके हैं। उसमें हमारा मेजर यही है कि कोऑर्डिनेशन जो है वो ठीक ठाक हो जाए। इट इज नॉट कि एक ऑर्गेनाइजेशन या एक डिपार्टमेंट का काम है, ये हर डिपार्टमेंट का जॉइंटली ये अच्छा खासा सक्सेसफुल हो सकता है। इसके मुख्य रूप में हमने प्रीवियसली जो हमें दुविधा आई है, प्रॉब्लम्स आई हैं, तो उसको हमने बहुत हाईलाइट किया है। कोऑर्डिनेशन इज द मेन थिंग, रियल टाइम कम्युनिकेशन इज द मेन थिंग। तो उस बात पे ही ज्यादा चर्चा हुई है। जो भी दिक्कतें आती हैं, इवन जो अमन कमेटी और डिफरेंट कावर्ड जो कैंप्स होते हैं, उनके ऑर्गेनाइज को भी हमने बुला के मीटिंग की थी। इवन मीडिया वालों से भी बात की मैंने, तो बहुत सारे इनपुट्स आए हैं। वही पॉइंट्स को हम ध्यान में रखते हुए हमने डिटेल अरेंजमेंट किए हैं। इसमें लगभग हमने 1600 के लगभग हमारे ऑफिसर्स को हमने डिप्लॉय किए हैं। उसके अलावा हमारे डिफरेंट एंट्री पॉइंट्स है, 5 मेजर एंट्री पॉइंट्स है और 2 अन्य एंट्री पॉइंट्स है। और हमारे एग्जिट पॉइंट जो ओल्ड यमुना ब्रिज है, युधिष्ठिर सेतु, सिग्नेचर ब्रिज, वजीराबाद ब्रिज, ये सभी को मिला के 5 हैं, 4 हमारे एग्जिट। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने डीग में सुबह की सैर के दौरान आम जनता से खास मुलाकात की और इसी दौरान उन्होंने स्थानीय निवासियों की परेशानियों को भी गंभीरता से यहां पे सुना। यहां पर बता दें कि आपको उनके हालचाल यहां पर मुख्यमंत्री ने जाने हैं, क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति का जायजा लिया, जिससे जुड़ी तस्वीरें भी सामने आई है। वहीं मुख्यमंत्री ने जनता से सीधा संवाद स्थापित करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए। और अब दूसरी खबर आपको बता रहे हैं, जहां महापूर्णिमा के विशेष पर्व पर तमिलनाडु के थूथुकुडी स्थित तिरुचेंदुर बीच पर एक हजारों की संख्या में यहां पर श्रद्धालुओं ने इकट्ठा होकर मिट्टी के दिए जलाए। इस धार्मिक अनुष्ठान में यहां पर आपको बता दें कि पूरा समुद्र तट रोशनी से जगमगा उठा, जिसका मनमोहक दृश्य देखने को मिला। इसी अवसर पर भारी संख्या में पहुंचे लोगों ने विशेष प्रार्थनाएं की और अपनी अपनी आस्था को प्रकट किया। இந்த மாதிரி வேண்டுதலுக்காக வந்திருக்கோம். நாங்கள் முருகன் கோயிலுக்கு 11 வரைக்கும் வருவோம். விளக்கு போட்டு வேண்டதுனால நாங்கள் எதை நினச்சி வேண்டுறோமோ அது நிறைவேறனால வருஷம் மாதம் வந்துக்கிட்டு இருக்கோம். அதனால் இந்த மாதம் வந்திருக்கோம். அதே மாதிரி போன வாட்டி வந்திருந்தோம், ஒன்று ஞாயிற்றுக்கிழமை வச்சுருந்தோம். அது நிறைவேறக்கு இந்த வாட்டி பூர்த்தி பண்ணுறதுக்காக விளக்கு போட வந்திருக்கோம். மார்கழி மாதம் வந்து மாலை போட்டு வருவோம். அது நிறைய பேர் சொன்னாங்க, இந்த மாதிரி பௌர்ணமிக்கு போனால் எல்லா நன்மையும் நடக்குங்க சொன்னாங்க. அதே மாதிரி நாங்களும் 2-3 வாட்டி வந்திருக்கோம். நாங்கள் வேண்டதில் நிறைவேறிருக்கு, அதனால் 3ஆவது வாட்டி வந்திருக்கோம். என் பேர் பெத்துவநாயகம், மேல்மந்தை கிராமம், தூத்துக்குடி மாவட்டம். வெற்றிவேல் முருகனுக்கு அரோகரா. தூத்துக்குடி மாவட்டம் விளாச்சலம் தாலுகா நாங்கள் வந்திருக்கோம். முருகன் கோயிலுக்கு தரிசனம் பண்ண வந்திருக்கோம். பௌர்ணமியோட விளக்கு போடணும் வந்திருக்கோம். வழிபாடுங்கிறது வந்தீங்கன்னா சிவனும் சக்தியும் ஒரு கூடுவ நாள், அதாவது சிவனுக்கும் சக்திக்கும் உகந்த நாள் அவங்க பௌர்ணமிங்கிறது. அது இல்லாமல் பௌர்ணமிக்கு வந்து திருவிளக்கு ஏற்றினோம்னா நம்ம குலவிளக்கு அம்மனுக்கு ஏற்றின மாதிரி குலதெய்வம் கும்பிடுவாங்க. பெண் தெய்வமா இருந்தால் பௌர்ணமிக்கு போவாங்க, அமாவாசையா இருந்தால் ஆண் தெய்வத்துக்கு போவாங்க. அது வந்து மேக்சிமம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பௌர்ணமி வந்து எல்லாத்துக்குமே உகந்தது தான். और मानसून से जुड़ी इस वक्त की बड़ी अपडेट, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, जहां पर मानसून जो है राजस्थान में एक्टिव हो चुका है। राजस्थान में मानसून फिर से एक्टिव हो चुका है। तेज बारिश का दौर एक बार फिर से राजस्थान के अंदर देखा जा रहा है। आज 22 जिलों में आंधी बारिश का येलो अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। कई जिलों में 1 से 4 इंच तक बारिश यहां पर दर्ज की गई। तो वहीं टॉप में सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई है। श्रीगंगानगर में पारा 41 डिग्री के पार चला गया, तो शाम को यहां पर बारिश ने राहत दी है। 2 अगस्त तक बारिश का दौर यूं ही जारी रहने की मौसम विभाग ने चेतावनी अलर्ट जारी किया है। 30-31 जुलाई को उदयपुर कोटा संभाग में बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से मिला है। बड़ी खबर, बड़ी अपडेट मानसून से संबंधित आपको बता रहे, जहां पर मानसून राजस्थान में एक बार फिर से एक्टिव हो चुका है। बारिश का दौर राजस्थान में शुरू हो चुका है। 30-31 जुलाई को कोटा उदयपुर संभाग में बारिश का दौर शुरू होगा। भाई 2 अगस्त तक जो बारिश का दौर है यूं ही लगातार जारी रहने वाला है। मौसम से जुड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। और खबर आपको बता रहे डीग से, जहां गुरु पूर्णिमा के पवित्र अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने डीग स्थित प्रसिद्ध श्रीनाथ मंदिर पहुंचकर विधि विधान से पूजा अर्चना की और मंगला आरती में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि और कल्याण की कामना की और मंदिर परिसर में मौजूद संत और श्रद्धालुओं से मुलाकात भी की।
असम के नाजिरा में भारी बारिश और बाढ़ के कारण उत्पन्न संकट के बीच स्थानीय युवाओं ने देवदूत बनकर 1000 से अधिक फंसे हुए लोगों को यहां पर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। इन युवाओं के अदम्य साहस और राहत बचाव अभियान की चारों ओर प्रशंसा हो रही है, जिससे भीषण आपदा के समय लोगों को एक बड़ी राहत यहां पर मिली। और अब खबर आपको दुर्ग से बता रहे, जो छत्तीसगढ़ विधानसभा के स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह ने एंटी पेपर लीक बिल को लेकर प्रेस से बात की है। उन्होंने परीक्षा में होने वाली गड़बड़ी और नकल माफियाओं के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की बात कही है। इसके साथ ही उन्होंने बस्तर रेजिमेंट के गौरवशाली इतिहास और योगदान को भी विशेष रूप से यहां पर उसका जिक्र किया। कितनी सख्त कार्रवाई और सजा है, 10 करोड़ का जुर्माना और 10 साल की सजा। और ये आने वाले समय में जिस प्रकार पेपर लीक होता था और भ्रष्टाचार होता था, उस पर स्थायी लगाम लगाने का काम सरकार ने किया है। और मुझे लगता है कि अब भविष्य में जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में कठोरता से नकल के विरुद्ध अभियान चला था और ये बिल आने के बाद पूरे देश में इस प्रकार के पेपर लीक और दूसरे मामले की समाप्ति, उनको हंगामा किया जो विषय था उनके लिए भी वो विषय था, पक्ष और विपक्ष की बात ही नहीं थी, देश के लिए था, युवाओं के लिए था, उस पर तो उनको बोलना चाहिए। बस्तर के युवा जो हैं और बस्तर के जंडावी वाड़िया हैं और वहाँ के जो ट्राइब्स हैं, उनका मैंने 15 साल मुख्यमंत्री रहते देखा, डीआरजी में देखा, इतनी मजबूत फाइटर फोर्स दुनिया में बन नहीं सकती। ये नगा बटालियन के बराबर मजबूत टीम बनेगी और ये देश के लिए और प्रदेश के लिए भी गौरवशाली क्षण होगा। ये लौटना नहीं जानते संघर्ष में। हरियाणा के पानीपत में भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष अर्चना गुप्ता ने एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इसी दौरान उन्होंने आगामी राजनीतिक कार्यक्रम, पार्टी की नीति, संगठन की मजबूती पर विस्तार से चर्चा की और साथ ही विपक्षी दलों के सवालों का तथ्यात्मक जवाब भी दिया। से लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से एक शिष्टाचार भेंट करने का मुझे गुरु पूर्णिमा के पूर्व संध्या पर आज मुझे सुनहरा अवसर मिला और उन्होंने एक गुरु के तौर पर, एक पिता की तरह, एक बड़े भाई की तरह आज जिस तरीके से मुझे स्नेह भरा आशीर्वाद दिया, हरियाणा में संगठन का कैसे विस्तार हो और हम सरकार की एक एक उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से किस तरीके से वो जन जन तक पहुंचाने का काम करें और उन योजनाओं को केवल पहुंचाने का काम नहीं, उन योजनाओं का लाभ जो हमारे गरीब है, किसान है, महिला है, युवा है, उन लोगों को उन योजनाओं का लाभ दिलवाने के लिए प्रयास भी करें कि अगर कहीं किसी को किसी योजना का लाभ नहीं मिल रहा तो हम उनकी मदद करें ताकि उनको उन योजनाओं का लाभ मिले। युवा, महिला आगे कैसे बढ़े, भारतीय जनता पार्टी में उनकी सक्रिय भूमिका कैसे बढ़े, इन सभी विषयों पर विस्तार से आज प्रधानमंत्री जी ने चर्चा करी और मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने आज मुझे मार्गदर्शन दिया, जिस तरीके से उन्होंने मुझे आज स्नेह भरा आशीर्वाद दिया, तो जो आज उन्होंने। पुणे के वरवंद इलाके में स्थित ओम साई मोटर्स गैराज में अचानक से एक भयंकर आग यहां पर लगी और इसी दुर्घटना में कई वाहन जो है वो जलकर पूरी तरीके से खाक हो गए हैं। आग लगने की इस घटना से आसपास अफरा तफरी यहां पर मच गई और दमकल विभाग की कई गाड़ियां यहां पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर यहां काबू पाया गया। अगली खबर आपको हरदोई से बता जाओ। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में एक मां और बेटे द्वारा अलग अलग घटनाओं में आत्महत्या किए जाने का एक बेहद ही दुखद मामला सामने आया। पूर्वी हरदोई के अपर पुलिस अधीक्षक सुबोध गौतम ने मीडिया से यहां पर बातचीत की और उन्होंने बयान देते हुए इस पूरे मामले की जानकारी दी और पुलिस जांच के पहलुओं से यहां पर अवगत करवाया। सूचना प्राप्त हुई कि हिमांशु गुप्ता पुत्र राम प्रकाश गुप्ता जो कि करीब 17 वर्ष के हैं, पिहानी चंगी नायरा पेट्रोल पंप के सामने रहने वाले हैं, जो अज्ञात कारणों के चलते घर में फांसी लगा ली है। बेटे के फांसी लगाने की सूचना प्राप्त होते ही उनकी माताजी गीता गुप्ता, पति राम प्रकाश गुप्ता जिनकी उम्र लगभग 45 वर्ष है, वो भी तीसरी मंजिल से
कूद गई, जो गंभीर रूप से घायल हो गई। उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया। चिकित्सकों द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। स्थानीय पुलिस मौके पर है और पंचायतनामा की कार्रवाई की जा रही है। संबंध में प्रकरण के संबंध में कारणों की जांच की जा रही है। आगामी कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण ढंग से और बिना किसी बाधा के संपन्न कराने के लिए हापुड़ पुलिस ने पुख्ता ट्रैफिक डायवर्जन प्लान को यहां पर तैयार किया। डीएसपी अनीता चौहान ने यहां पर बताया कि किस तरीके से यातायात योजना है, सुरक्षा है, उसके कड़े इंतजाम किए गए हैं। वैकल्पिक जो रूट है उसकी पूरी रूपरेखा यहां पर तैयार की गई और जनता के समक्ष उससे बताया। यात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा रिलीजियस एक एक्टिविटी होती है जिसमें सभी श्रद्धालु और पुलिस प्रशासन एक तरह से प्रतिभाग करते हैं। तो श्रद्धालुओं के कन्वीनियंस को और उनकी सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए हमारी तैयारी ऑलमोस्ट पूरी हो गई है। हमने हमारे शहर में हापुड़ में 4 एंट्री पॉइंट्स हैं और उसके हिसाब से हम लोगों के 5 जोन जो हैं हमें तैयार किए गए हैं। हापुड़ में ब्रिज घाट एक इम्पॉर्टेंट एरिया है जहां से कांवड़िए पानी उठाते हैं, गंगा जल उठाते हैं। तो उसके लिए अलग से घाट पे पूरी व्यवस्था बैरिकेडिंग की, लाइटिंग की, पब्लिक एड्रेस सिस्टम की और पुलिस चौकी एक वहाँ पे स्थापित की जाएगी। बीकानेर पुलिस और एटीएस ने एक संयुक्त कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान स्थित आतंकी नेटवर्क से जुड़े हुए सिम कार्ड धोखाधड़ी रैकेट के एक आरोपी को यहां पर गिरफ्तार किया है। बीकानेर के पुलिस अधीक्षक मृदुल कछावा ने यहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी गिरफ्तारी का खुलासा करते हुए बताया कि मामले के अन्य लिंक्स की भी यहां पर गहनता से जांच की जा रही है। एटीएस बीकानेर द्वारा उपलब्ध करवाए गए इनपुट के आधार पर अग्रिम कार्रवाई करते हुए बीकानेर पुलिस द्वारा एक कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, जिसमें एक युवक अनिल कुमार बिश्नोई निवासी गोड़ू थाना बज्जू को गिरफ्तार किया गया है। सुसंगत धाराओं में इसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है, जिसका फिलहाल अनुसंधान चल रहा है। व्यक्ति पाकिस्तानी जो है सिटीजन जो है शहजाद भट्टी से संपर्क में था और विभिन्न प्रकार की चैट्स जो हैं उसमें से उसके मोबाइल से मिली है। चैट्स में सूचनाओं का आदान प्रदान, सिम का आदान प्रदान और फेक इंडियन करेंसी नोट्स के बारे में कुछ डीलिंग्स होने की बात जो है वो अभी फिलहाल तक हमें प्राप्त हुई है। इन्वेस्टिगेशन फिलहाल जारी है। अच्छी बात इसमें यह है कि किसी भी प्रकार की घटना होने से पूर्व सही समय पर जो हमें इनपुट मिला और उस इनपुट के आधार पर हमने ये कार्रवाई की है। तो अभी फिलहाल अनुसंधान और पूछताछ इस आरोपी से जारी। युवक किस तरह संपर्क में आए इनके? युवक जरिए सोशल मीडिया इनके संपर्क में आया है और इस युवक का नाबालिग रहते हुए भी आपराधिक गतिविधियों में इन्वॉल्वमेंट रहा है। फिलहाल और अन्य इसके कई साथीगण यदि कोई है नहीं है या और। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नई अपडेट नई जानकारियों के लिए देखते रहिए न्यूज फ्लैश। फिलहाल मैं निशा शर्मा आप सभी से इजाजत चाहूँ। नमस्कार।